everyone. Today I will be sharing a bit of my experience which I had while my journey of this entrance exam preparation. Today's video is for nursing students, nursing officer aspirants, and for those also who are thinking to choose nursing as their career. So let's start with the acceptance of the fact that no entrance exam is easy. Okay, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना इजी नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गैप नहीं आने देना अपनी पढ़ाई के शेड्यूल में, अपनी पढ़ाई के टाइम पीरियड में। वी ऑल नो दैट किसी भी चीज़ की बिगिनिंग थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। स्पेशली जब आपके पास किसी भी चीज़ का गाइडेंस नहीं होता है, कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं होता है, फ्रेशर्स के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक। 2018 में जब मैं पास आउट हुई आई वाज आल्सो फ्रेशर, बट स्टार्टिंग से जब मैं पास आउट हुई थी सितंबर 2018 में, मैंने डिटरमाइन कर लिया था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ठीक है। पर उस टाइम पे मेरे पास टाइम बहुत कम था, सब फॉर्म्स तुरंत तुरंत आने लग गए थे, ठीक है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस फील्ड में, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार कैसे, मतलब क्या बुक पढूँ, कौन सी कोचिंग जॉइन करूँ कि एग्ज़ाम तुरंत से निकल जाए। एक भी एग्ज़ाम ऐसा ना हो कि जिसमें मेरा ना हो, तो फिर मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूँगी। कोचिंग जॉइन करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कि कोचिंग में क्या होता है कि टाइम, सिलेबस, सब कुछ वहाँ पे आपके मेंटर को पता होता है। वो आपको सही तरीके से बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि 2018 में मेरे पास टाइम कम था। मैंने ये सोचा कि अभी 2-3 महीने में एग्ज़ाम आ जाएगा, तो वो कोचिंग जॉइन करना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, या ऐसा ना हो कि जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो फिर लास्ट में मैंने यही डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी के ऑप्शन को ही ऑप्ट करती हूँ। पास होने से और एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट में मेरे पास हार्डली 4 मंथ का गैप था, ठीक है, 4 मंथ का टाइम था। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने तुरंत ही अपना टाइम टेबल बना लिया, अपने वीकर सेक्शंस को पॉइंट आउट कर लिया, मैं किन टॉपिक्स में वीक थी उसको भी लिख लिया, ठीक है। क्योंकि मेरा ये हमेशा पढ़ाई करने का ये स्ट्रैटेजी है कि जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं ना, जो मेरा वीक एरिया है, पहले उन्हीं को फिनिश कर लेती हूँ, उन्हीं को पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है कि मुझ कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ही मैंने अपने सारे पॉइंट्स को गोल बना दिया, अपना सब पॉइंट्स पिक डाउन कर लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे एसिड बेस इम्बैलेंसेस, एबीजी एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस, ये मेरा बहुत वीक सेक्शन था उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया था, स्टार्ट ही इसी से किया था। इस टॉपिक को यूट्यूब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, बुक्स और अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे जो बायोकेमिस्ट्री की बुक्स थी और मेड सर्च की बुक थी, उनमें से पढ़ने की कोशिश की, पढ़ती थी। और फिर मैं इंटरनेट पे एमसीक्यूज़ हो गया, और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद मैंने टारगेट हाई बुक भी खरीद ली थी, उसमें भी एमसीक्यूज़ बहुत सारे दिए हुए हैं, तो मैं उसमें अपना एमसीक्यू सॉल्व करती थी। उससे मेरे क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट को समझने से क्या, कॉन्सेप्ट को समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। तो एमसीक्यू से आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाता है कि हाँ, यू हैव रियली गॉट दैट टॉपिक। फिर मैंने वही धीरे धीरे एक टॉपिक करके कंसिस्टेंट रही, मैंने गैप नहीं किया, 4-5 रोज़ पढ़ती रही, ठीक है। कभी कभी उससे ज़्यादा भी, और कभी जैसे कभी कुछ मिस हो जाता था, तो फिर उसको मैं कवर अप करने के लिए 10 to 12 आवर्स अ डे टाइम देने लग गई अपनी पढ़ाई को। देखिए, आई वॉज neither टू ब्राइट और नॉट टू डल इन माई यूनिवर्सिटी डेज, लेकिन फिर भी मैंने जो डिटरमाइन कर लिया था, सोच लिया था, तो मैंने उस पे फ़ोकस करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। स्टार्टिंग में तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हुई, मन नहीं लगा पढ़ने का, डर लगता था, मन नहीं बनता था। तो फिर भी मैंने अपना फ़्लो नहीं तोड़ा, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई करती रही। लास्ट के 2 मंथ्स, मतलब दिसंबर जनवरी में मैंने और कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। मैंने पढ़ाई करी, सिंपली आई स्टडीड। मेरे बस दिमाग में ये चलता रहता था कि मुझे जो नहीं आता है ना, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है और मुझे वो सीखना है, ठीक है। कम टाइम में याद करना चीज़ों को मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं याद नहीं कर पाती हूँ किसी भी चीज़ को।
तो फिर मैं क्या करती थी कि नोट्स तो एक्चुअली मेरे साथ ये भी एक प्लस पॉइंट था कि मैं जस्ट पास आउट हुई थी, तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल थे। वो मैंने कोचिंग और अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे कोचिंग के नोट्स जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे भी लेके, और यूनिवर्सिटी टाइम पे जो टीचर्स पढ़ाते थे उसी टाइम पे मैंने बहुत सारे बुक्स से की मदद से नोट्स बना लिए थे। उन नोट्स की मदद से मैं चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज फ्लो चार्ट बना बना के पढ़ती थी और मैं समझ लेती थी। ठीक है, तो फिर याद तो नहीं हो पाता था लेकिन मैं को रिलेट करके चीज़ों को बेटर अच्छे तरीके से समझ पाती थी। देखिए, सभी लोग ये कहते हैं ना कि डोंट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। आई अग्री, ठीक है, लेकिन देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। कोई भी सक्सेस का छोटा रास्ता नहीं होता, ठीक है, शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए। पहले आपको किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। आप उसका सिलेबस को डिटेल में जाओ, देखो, उसको जानो, ठीक है। फिर जितना टाइम पीरियड आपके पास बचा हुआ है उस टाइम पीरियड को सब हेडिंग्स में, सब पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। आपको कौन सा एरिया कब पढ़ना है, कौन सा चीज़ आपको आता है, कब लास्ट में उसे पढ़ना है, रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी, वो प्लानिंग हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, ठीक है। मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी होती है। देखिए, मेरे हिसाब से तो कौन सी बुक पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, उतनी बुक कंप्लीट कर ली, वो भी बुक पढ़ ली, वो भी पढ़ लिया। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप बुक में जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो फंडामेंटल्स है नर्सिंग के, उसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा, मैं ये बार बार रिपीट करूँगी, कॉन्सेप्ट्स को फोकस करके पढ़ो, ठीक है। 5 टाइप की बुक पढ़ोगे, पाँचों बुकों में बस एक ही कॉन्सेप्ट लिखा रहेगा, बट आपको वो एक कॉन्सेप्ट अगर इंटरनेट की भी मदद से समझ में आ रहा है तो आप 5 बुक के पीछे क्यों भागोगे, ठीक है। एनक्लेक्स और मॉसबी सॉन्डर्स की जो बुक है ना, उसमें मैं बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए होता है ना और टाइम चाहिए होता है, वो मोर देन 6 मंथ है, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट, जो मेरे जैसा मीडियोकर स्टूडेंट होता है ना, उसके लिए 6 महीने का टाइम चाहिए। अगर आपके पास 6 महीने का टाइम नहीं है तो आप ये समझ लोगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपने मौसमी नहीं पढ़ी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कीप इट असाइड। लेकिन अगर मेरे से कोई अच्छा सजेशन ये पूछेगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे नॉर्सेट हो गया या एसजीपीजीआई हो गया या आरएमएल हो गया, तो इसके लिए कौन सी बुक अच्छी होती है, नो डाउट एनक्लेक्स की सॉन्डर्स जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है, और एनक्लेक्स की मॉसबी जो है एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। रेदर देन दीज एनक्लेक्स ऑल्सो, आप टारगेट हाई पी आर यादव को भी एक एमसीक्यू सॉल्वर के बुक के तौर पे आप ले सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम का पैटर्न देखा है आजकल आप लोगों ने कैसा होता है कि 100 मार्क्स का, सपोज 100 मार्क्स का पूरा पेपर है तो उसमें 70 मार्क्स का ये नर्सिंग सेक्शन आता है और 30 मार्क्स का नॉन नर्सिंग सेक्शन आता है, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल, अर्थमेटिक्स, वो सब भी आता है, ठीक है। तो उस पे भी आपको फोकस करना है। 70% ये पढ़ रहे हो तो 30% टाइम आपको अपने उन सेक्शन को भी अच्छा करना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि बीइंग अ फ्रेशर दैट वाज नॉट इजी, कि आप 3-4 महीने के टाइम पे कितना बड़ा ऑल इंडिया एंट्रेंस क्रैक कर पा रहे हो। आई अग्री, इट वाज नॉट इजी एट ऑल। देखिए, इजी तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि टफ है तो हम लोगों से होगा नहीं। अगर हमसे नहीं होगा तो फिर कौन किससे होगा। सो स्टार्ट बिलीविंग दैट यू कैन डू इट। जब आप बिलीव करोगे ना, ड्रीम करोगे बड़ा, तभी आप अचीव कर पाओगे। स्टार्टिंग से ही डर जाओगे कि अरे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इतनी 10-12 सीट है, हम कैसे निकाल पाएंगे। भाई 10-12 सीट की नहीं, आपको तो बस एक एक सीट की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेगेटिव सोचने से और अपने आप का इमोशन लूज करने से तो अच्छा है कि आप पॉजिटिव सोचो, हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिवली ड्रीम करो, ओके। मैंने भी ऐसे ही किया। मैं, जो मेरे वीकर सेक्शन थे, जो मुझे नहीं आते थे, मैंने उनको पहले पढ़ाई करके, उसको पढ़ के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट ऑन किया,
और मैंने फ़ोकस कर लिया कि मुझे मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, ठीक है? एमसीक्यूज़ सॉल्व करने से क्या होता है ना, सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। आपको खुद भी लगेगा कि हाँ भाई, अगर 100 में से आपके 70 एमसीक्यूज़ सही हो रहे हैं, ठीक है? तो आपको खुद लगेगा कि नहीं भाई, आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है, ओके? तो एग्ज़ाम से पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना है आपको। कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत ही मार्जिन का डिफरेंस होता है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे टाइम पे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग माय सिलेक्शन। आई वाज नॉट श्योर कि भाई मेरा हो जाएगा क्या, कभी नहीं, मुझे उस टाइम पे लगा ही नहीं था, क्योंकि फ्रेशर थी मैं। 2018 में ही नोटिफिकेशन तुरंत आ गया और मेरे को ऐसा लगता था ना उस टाइम पे कि यार मैं तो अभी जस्ट पास आउट हुई हूँ, मेरे से कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, कितना कंपटीशन होगा, कितने लाखों बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम में। लेकिन उन सारे फैक्टर्स को दिमाग में मैंने हावी ना होने दिया। बस ये करा कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, ठीक है? मुझे जितना आता है, मेरे पास जितनी नॉलेज है ना, उसको मैं बेस्ट तरीके से उन 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर है उसमें बेस्ट अपना अप्लाई करने दूंगी, ठीक है? 2 महीने तो मैंने बहुत अच्छे से जमकर पढ़ाई करी थी। 10 to 12 आवर्स डे टाइम दे पाती थी अपनी स्टडीज़ को, ठीक है? और फिर एग्ज़ाम से 10 दिन, हाँ हाँ, अप्रॉक्स अ वीक और 10 डेज़ बिफोर मैंने नया कुछ पढ़ना ऑलमोस्ट अब बंद कर दिया था, ठीक है? मैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट उस टाइम पे पढ़ती थी, जैसे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर्स। इट वाज अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी कि मुझे करंट अफेयर्स और रीजनिंग पढ़ना हमेशा से अच्छा लगता है। तो मैं नर्सिंग से जब भी जैसे 3-4 घंटे नर्सिंग पढ़ा मैं बोर हो जाती थी, तो फिर मैं जीके लूसेंट की जो बुक आती है ना जनरल नॉलेज वाली, वो पढ़ने लग जाती थी। स्टैटिक जीके हो गया या फिर करंट अफेयर हो गया, न्यूज़ देख लिया, कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या फिर अर्थमेटिक रीजनिंग सॉल्व कर ली थोड़ी बहुत, ठीक है? तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा मूड भी डाइवर्ट हो जाता है और अपनी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो मैं एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले बस जो मैंने पढ़ा हुआ था ना, उनका मैंने जो नोट्स बना रखे थे अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे, तो उनको मैं रिवाइज़ करने लग जाती थी। और जैसे पर डे मैंने टारगेट बना रखा था कि मुझे 100 to 150 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो मैं उनको अचीव करती थी। और पता है, एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम पे ना, कि एक चीज़ मैं और भी ध्यान देती थी। जैसे एक एमसीक्यू कोई क्वेश्चन है मान लो, ठीक है? उसमें 4 ऑप्शन है, तो आई नो कि क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे लग गया कि हाँ, सी इज़ द राइट आंसर। तो मैं क्या करती थी ना, जो उसका ए बी और डी जो ऑप्शन है ना, उसको भी असेस करती थी, उसको भी देखती थी कि हाँ भाई, ए क्यों गलत है, ए किस चीज़ का आंसर सही होगा, बी जो है, अच्छा ठीक है, बी गलत तो है उस क्वेश्चन के लिए, लेकिन बी किस चीज़ का आंसर हो सकता है, क्वेश्चन में क्या चेंज रहता तो बी आ जाता उसका आंसर। डी कैसे, वैसे ही डी के साथ भी था ऐसे, ठीक है? तो इसमें इसमें क्या होता था ना, कि मेरा एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जगह 4-4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता था, ठीक है? और जैसे कोई ऑप्शन मुझे नहीं समझ में आया तो मैं तुरंत इंटरनेट पे सर्च करा, उसको उसी टाइम पढ़ लिया, दूसरे बुक्स में देख लिया, ठीक है? पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में मैंने किसी भी हाल में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने दिया, ठीक है? नाइदर आई वाज़ टू ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं होती भाई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अभी जस्ट बिगिनर हूँ, मैं तो इस युद्ध में पहली पहली बार ही लड़ने आई हूँ। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, ओके, मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जितना आता है मुझे, मैं अपना बेस्ट एग्ज़ाम में देने वाली थी। सी मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कितने दिन, मतलब एक दिन में कितने घंटे पढ़ती थी? देखिए, ये एक हर एक इंडिविजुअल की पढ़ाई करने की टेक्निक पे डिपेंड करता है, ठीक है? कोई है कि भाई 2 घंटे भी पढ़ के वो उतनी चीज़ों को पढ़ लेगा, और कोई है जो 20 घंटे भी लेके बैठा रहेगा तब भी वो चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन ये बहुत छोटी चीज़ होती है कि आप कितने घंटे बैठ के पढ़ रहे हो। क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ, ठीक है? बट कुछ भी हो जाए, रिजल्टेंट उसका ये होना चाहिए कि भाई आपने पढ़ा है, ठीक है? आप उस जो सिलेबस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डिटरमाइंड है ना, उसके लिए पढ़ रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि आपने 2 घंटे पढ़ लिया, आज के लिए बहुत है, कल 2 घंटे पढ़ लेंगे, 3 घंटे पढ़ लेंगे, आज के लिए बहुत है, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर खुद भी वो चैनल चलते रहना चाहिए कि हाँ भाई, इतना ही टाइम बचा, मुझे ये पढ़ना है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, क्रैक करने के लिए एक चीज़ होती है कि आप उस पूरे सिलेबस को
समझ लो कि भाई आपको क्या क्या कितने देर में पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक एग्ज़ाम का पैटर्न भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब तो ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में हम ये देखते हैं कि 70:30 का रेशियो रहता है। 70 अपना नर्सिंग सेक्शन रहता है और 30 अपना नॉन नर्सिंग सेक्शन रहता है, या फिर किसी किसी में ऊपर नीचे भी होता है। 40-50 50-50 भी होने लग गया है, 20 और 80 भी रहने लग गया है। ठीक है, तो हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको ये पैटर्न थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, जैसे जिसमें ज़्यादा नॉन नर्सिंग सेक्शन है तो आपको करंट अफेयर्स पे, जनरल नॉलेज पे और रीजनिंग पे, अर्थमेटिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। किसी किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में लैंग्वेज भी आता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे अपना नर्सिंग सेक्शन, तो देखिए नर्सिंग सेक्शन तो सब पढ़ रहे हैं, सबके लिए वो बराबर है। लेकिन जो मेरिट बनती है ना, वो इन नॉन नर्सिंग के चक्कर में पड़ जाती है। तो जिस बच्चे का मतलब ये नॉन नर्सिंग सेक्शन स्ट्रांग होगा, उसका अच्छा गया होगा ना, तो ऑब्वियसली उसका मेरिट अच्छा जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ यू फील नाउ। ऑब्वियसली आई फील गुड। बहुत अच्छा लगता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, या फिर ऐसी जॉब हो जिसमें आपका सेटल्ड है, करियर सेट है, तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और द हार्ड वर्क यू वर्क और समथिंग द ग्रेट यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। सही बात है, ये बिल्कुल कोट सही है। जब मेहनत करो ना, जितना पसीना निकलेगा ना, तो फिर बाद में आपको उतना ही अच्छा लगेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ के लिए पॉजिटिव एक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कई लोगों का ये भी पूछना होता है कि नर्सिंग ऑफिसर की सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सैलरी कितनी होती है। देखिए सैलरी तो एक बहुत ही सेकेंडरी फैक्टर है। एक जॉब सेटिस्फैक्शन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है ना, वो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, फिर भी मैं आपको सैलरी डिस्कशन थोड़ा सा कर देती हूँ कि जब हम ज्वाइन करते हैं ना, मतलब द डे व्हेन वी ज्वाइन, उस टाइम पे हमारी ज्वाइनिंग बेसिक पे होती है 44,900 प्लस DA, HRA, TA, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेसिंग अलाउंस। ठीक है, तो टोटल अबाउट इन हैंड 80,000 हमें मिलता है। लेवल 7 की जॉब है और ग्रुप B सर्विस है। ठीक है, तो नो डाउट सैलरी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए मेहनत करने पे लग जाइए। और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का। और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करके द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट ना, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। वो सब कुछ आपको भुला देगा। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर मतलब पूरा सेट हो जाता है। आपको वो इज़्ज़त भी मिलती है, अपना सुकून मिलता है, लाइक यू आर इन बेटर प्लेस नाउ। रोज़ रोज़ के धक्के जो प्राइवेट में हम जानते हैं ना, दो 10-12 हज़ार पे लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, सर्विस जॉब कर रहे होते हैं। उन सबसे लाख गुना अच्छा है कि थोड़े दिनों की बात है, बस 2-4 महीने आप अपना जी जान लगा दो, फिर तो आपकी लाइफ, आपका करियर, आपकी फैमिली सब आपसे खुश हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।